अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज की एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से, न्यूज़ के हवाले से कि हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 साल के अंदर ये इनिशिएटिव लिया है कि तकरीबन एक्सपोर्ट के नंबर्स $60 बिलियन को क्रॉस कर लेने चाहिए और ये नीड ऑफ द आर भी है हमारे पास। हम देख रहे हैं 7 मंथ्स के अंदर $19 बिलियन के नंबर्स क्रॉस किए हैं। 7 मंथ्स और $19 बिलियन अब हम टारगेट कर रहे हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि $60 बिलियन तक होना चाहिए। इट मींस कि हमारी डेट ट्रैप, हमारा फिस्कल डिसिप्लिन या हमारी जो नीड है वो तमाम फुलफिल हो जाती है सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर से, अगर ये तमाम टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। साथ साथ अगर हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो अभी हमारे पास एक साल के अंदर $36 बिलियन रेमिटेंसेस मौजूद हैं और ये ऑल टाइम हाई इस ईयर की कारकर्दगी है। और आने वाले दिनों में जब ये भी पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है जब एक साल के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है तो 5 ईयर्स के जो टारगेट्स हैं, यानी कि 5 साल के जो टारगेट्स हैं वो बड़े अच्छे रखे जाएंगे और इससे हमारी जो डिसिप्लिनरी वे है वो तमाम सामने आ जाएगा। आज इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम बात कर रहे हैं सऊदी कंपनीज के हवाले से। अस्याद एंड वाफी एनर्जी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रही हैं सऊदी अरब के साथ। हम ये 3rd या 4th कंसेक्यूटिव डे है, बल्कि इस वीक के हमने 5 दिन ही ये डिस्कशन की है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अदर डेवलपमेंट हम देख रहे हैं आज के दिन के B2B ये रिलेशन सामने आया है। और फाइनली जो एक हम कह सकते हैं ख्वाब था ना कि अब जो G2G के अलावा B2B बिजनेसेस बढ़ने चाहिए, तो वो अब अपग्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके हवाले से आज बात करेंगे। साथ साथ हम पावर टैरिफ के हवाले से डिस्कशन ज़रूर करेंगे। 8 to 10 रुपीज़ पावर टैरिफ में कमी देखी जाएगी पर यूनिट और वो आने वाले दिनों में यकीनन आवाम को और ख़ासकर इंडस्ट्रीज़ को पास ऑन ज़रूर होगा। इसके हवाले से एक जो फ्रेमवर्क है वो तैयार हो चुका है, मनसूबाबंदी की जा रही है और यकीनन इसके नताइज मुस्बत सामने आएंगे। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि आपको याद होगा, थोड़ी सी याद दहानी के लिए बताते चलें कि IPP से निगोशिएट करना, IPP से बात करना और अब उसके हम कह सकते हैं ना कि रिजल्ट्स की तरफ आना, ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल मरहला था जिसको गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली अचीव किया। इसके हवाले से भी बात करेंगे और IMF के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। इससे पहले इकॉनमी एक हमारे पास इम्पैक्ट के ऊपर एक पैकेज है, वो देखते चले रिपोर्ट और फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर किसी भी मुल्क की मईशत में कलीदी हैसियत रखते हैं। ये ज़खायर आलमी लेन देन, दरामदात की अदायगी, बैरूनी कर्जों की वापसी और मुल्की करेंसी की कदर को मुस्तहकम रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में मई 1999 से मार्केट की बुनियाद पर वज़ा करदा शरह मुबादला का निज़ाम नाफिज है, जहाँ ज़र मुबादला की तलब और रसद के मुताबिक शरह मुबादला का तयन किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर के इंतजाम का जिम्मेदार है, जो सोना, चांदी और मंजूर शुदा ज़र मुबादला की खरीदो फरोख्त के जरिए इन ज़खायर को मुस्तहकम रखता है। मरकजी बैंक के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 14 फरवरी 2025 को खत्म होने वाले हफ्ते में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 15 अरब 94 करोड़ 79 लाख डॉलर की सतह पर पहुँच गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 11 अरब 20 करोड़ 15 लाख डॉलर, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 4 अरब 74 करोड़ 64 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक कर्जों की अदायगी और दरामदी अखराजात से ज़र मुबादला के ज़खायर में कदर कमी वाक़ हुई है, ताहम पाकिस्तानी रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर को मुनासिब सतह पर बरकरार रखना मुल्की मईशत की पायदारी और माली इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। मौजूदा हुकूमत बरामदात में इजाफे, बैरूनी सरमायाकारी के फरोग और मालियाती नज़्म ज़ब्त के जरिए ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। बेसिकली हम देख रहे हैं इस रिपोर्ट में भी वाज़ेह तौर पे बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग देना है और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करना है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो और खुशामदीद कहते हैं मेहताब हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे मेहताब साहब, फाइनली एक इनिशिएटिव जिसके लिए इंडस्ट्रीज़ भी वेट कर रही थी और एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। $60 बिलियन का टारगेट रखा गया है और अब आने वाले दिनों में जो मैन्युफैक्चरिंग एक वे है उसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का अगर मैं एक लफ्ज़ में उसको बयान करूं तो वो ये है कि कोशिश ये जारी है कि नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज जो है वो इंश्योर किए जाए और वो 3 मेजर एरियाज़ है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की बात है और आपने प्रोग्राम के शुरू में उन तीनों एरियाज़ को कवर किया है। एक तो एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स उस टाइम बढ़ेंगी
जब हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस होगा। तो इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो उड़ान पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया और उसके तहत अगले 5 ईयर्स में $30 बिलियन से $60 बिलियन पे पहुंचना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस हो। और एक्सपोर्टेबल सरप्लस के लिए इसके अलावा दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मार्केट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को डाइवर्सिफाई किया जाए। राइट। उसके लिए हमें एक्सपोर्टेबल सरप्लस के लिए हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो। ये जो बिजली के टैरिफ की आपने बात की, ये उसी से लिंक्ड है। इसके अलावा ये जो टैक्सेस के अंदर है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन किया जाए, ताकि इस टाइम 3 शोबे ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ है। एक सैलरीड क्लास है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और टू सम एक्सटेंट सर्विसेज सेक्टर है। तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस होगी तो टैक्स रेट्स में भी कमी होगी। दूसरी जो चीज़ है वो आपने रेमिटेंसेस की बात की। रेमिटेंसेस जो है वो $3 बिलियन से ज़ायद की पर मंथ है और 35 से 36 बिलियन डॉलर्स के दरमियान इस साल रहने की तवक्को है। तो ये जो स्किल्ड वर्क फोर्स है वो वहाँ पे अब्रॉड भिजवाने की ज़रूरत है, ताकि वो स्किल्ड वर्क फोर्स एक तो उसके रेम्यूनरेशन भी बेहतर होंगे और डिस्पोजेबल इनकम उनकी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में भिजवाएंगे। जो तीसरी बात आपने की, सऊदी अरब का आपने जिक्र किया, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके नतीजे में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, इसके नतीजे में ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी काम होगा। तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको अगर हमने जनरेट करना है तो इसके लिए जहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ज़रूरी हैं वहाँ पे FDI भी ज़रूरी है। तो ये वो टारगेट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अगर हम नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज की तरफ बढ़ें तो फिर हमारी रिलायंस IMF के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर और बाकी जो मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स हैं उनके ऊपर भी कम होगी। लेकिन जाना हमने एक्सपोर्ट्स की तरफ है, रेमिटेंसेस को बढ़ाने की तरफ है और FDI को अट्रैक्ट करने की तरफ है। मेहताब साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि काफ़ी चीज़ें हैं जो वाज़े तौर पे सामने आ रही हैं। ख़ासकर हम सैलरीड क्लास के ऊपर जो बर्डन है उसके हवाले से बात करेंगे। सैलरीड क्लास के ऊपर बर्डन नहीं डालना है, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया। अब थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर भी देख लेते हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में ख़ासकर थोड़ा सा अभी हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी टैक्सेस के हवाले से बात की जा रही है। तो क्या ये बर्डन वेव ऑफ कर दिया जाएगा या ये बर्डन थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा? आपका क्या ख्याल है? क्या बजट के अंदर क्या चीज़ें प्रपोज हो सकती हैं? फोरकास्ट क्या है? देखिए, इस टाइम मैं समझता हूँ कि ब्रॉडनिंग, दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो साइमल्टेनियसली करनी पड़ेंगी। एक तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करना पड़ेगा। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस से मुराद ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम कुछ 6 मिलियन के लगभग रिटर्न फाइलर्स हैं और ये रिटर्न फाइलर्स जो हैं इनकी तादाद तो बढ़ानी है, लेकिन वहाँ उन एरियाज़ के अंदर टैक्स नेट के अंदर लेकर आना है जिनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। फॉर इंस्टेंस आपने देखा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की इस दफ़ा लेजिस्लेशन हुई है, चारों सूबाई असम्बलियों ने उसकी अप्रूवल दे दी है और 1 जुलाई से उसकी कलेक्शन जो है उस पर काम शुरू हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं वो ये है कि रिटेलर्स के ऊपर हुकूमत ने पिछले साल बजट में इनकम टैक्स के अंदर एक तो ताजर दोस्त स्कीम लाई, लेकिन उसके साथ साथ 236G और H लाए। वो 236G और H विद होल्डिंग टैक्स का मकसद ये था कि अगर आप नॉन रजिस्टर्ड हैं, आप नॉन फाइलर हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग को ये कहा गया कि वो टैक्स जो है उसका बर्डन उसमें इजाफा करे, ताकि उसके नतीजे में क्या हुआ, कोई 2 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स टैक्स नेट के अंदर भी आए। मैं समझता हूँ कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस होगी तो उसके साथ साइमल्टेनियसली फिर हमें टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं। अगर हम ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं कर सकेंगे तो फिर रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट्स भी नहीं हो सकेगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कल यहाँ तक कहा, मैं उसमें वहाँ पे मौजूद था, वो ये कह रहे थे कि मैंने चूँकि ख़ुद भी एज ए सैलरीड पर्सन रिटर्न जो इस दफ़ा टैक्स जो है 30 सितंबर को जमा करवाया है और मुझे अंदाज़ा है कि किस हद तक लोगों के ऊपर बर्डन है। लेकिन वो उनकी बात भी ये थी कि ये नहीं हो सकता कि हम ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस ना करें, उन्हीं लोगों से जो टैक्स नेट के अंदर हैं उन्हीं से आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश करते रहें। स्ट्रैटेजी ये होगी और हुकूमत इस तरफ बढ़ेगी कि रिटेलर्स से और इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इनकम है, उनके ऊपर भी टैक्स को बढ़ाया जाए, टैक्स नेट के अंदर लाया जाए, रेट्स इतने ज़्यादा ना हों ताकि उनको एक इंसेंटिव हो कि वो टैक्स नेट के अंदर आएँ, ताकि ये जो मौजूदा लोग टैक्स के अंदर हैं
इनके रेट्स में कमी लाई जा सके। अच्छा, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कुछ प्रोडक्शन के हवाले से बात की थी जिसमें बहुत सारी हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर प्रोडक्ट्स हैं जो ऐड ऑन की जा सकती हैं। तो मेहताब साहब, आपको क्या लगता है कि हमारे पास यूरोपियन मार्केट्स हैं, हमारे पास अफ्रीकन मार्केट्स हैं, बहुत सारी हैंडफुल प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, बट वी हैव दी वैरायटी, हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को भी एलैबोरेट करें कि हमारे पास जो बिजली के टैरिफ्स में कमी की जा रही है, 8 से 10 रुपए पर यूनिट के हवाले से बात हो रही है, अब तक हम रीजन के अंदर बहुत हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं अगर हम टैरिफ्स के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। तो क्या ये हमारी कॉम्पिटेंसी को भी एक अट्रैक्ट करेगी? और दूसरा ये कि आज ही की न्यूज़ हम देखते हैं कि इंडोनेशिया भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है मीट लेने में पाकिस्तान से, चाहे वो बफलो का हो या वो बीफ हो। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि हम फूड सिक्योरिटी के अंदर हमारी तमाम रीजन की मार्केट्स को टैप कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो हमें अपनी जो डिवर्सिफाई करने की ज़रूरत है मार्केट्स को, दूसरा प्रोडक्ट्स को भी डिवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। हमारा मेजर रिलायंस, अगर आप एक्सपोर्ट को बाइफरकेट करके देखें तो मेजर रिलायंस हमारा टेक्सटाइल के ऊपर है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो बढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप ये देखें कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं, जो आईटी की सर्विसेज हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो खासा मौजूद है। अभी जो मैंने बात की थी शुरू में, मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक्सपोर्टेबल सरप्लस हम जनरेट करें। हमारे साथ चाइना की मार्केट जो है वो मौजूद है, 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की वहाँ की इंपोर्ट्स हैं उनकी, और पाकिस्तान का जो शेयर है उसके अंदर वो 3 से 4 बिलियन डॉलर्स तक जो है वो खड़ा है। तो हमें एक्सपोर्टेबल सरप्लस जो है वो जनरेट करें। हम एक्सपोर्टेबल सरप्लस जब जनरेट होगा तो उसके नतीजे में जो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर हो सकेगी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये एक टारगेट रखा है एक्सपोर्ट सेक्टर का, तो आप समझते हैं कि रेमिटेंसेस मिला के हम 1 ट्रिलियन क्रॉस कर लेंगे आराम से? देखिए, ये जो जीडीपी का आप टारगेट जो है, साइज ऑफ द इकोनॉमी जो है वो 1 ट्रिलियन डॉलर्स की वो बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जी, अगर हम अपनी ये जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस की तरफ आगे बढ़ें, रेमिटेंसेस को ठीक तरह से अट्रैक्ट करें, तो हम बिल्कुल बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान का पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन अभी हम उस स्टेज के ऊपर हैं कि जहाँ पे माजी में जो गलतियाँ होती रही हैं वो नहीं करनी। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, स्टेबिलिटी करते हैं, स्टेबिलिटी से जब ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमारी रिलायंस इंपोर्ट्स के ऊपर बढ़ जाती है। अभी हुकूमत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इंपोर्ट लेड ग्रोथ ना हो, ये एक्सपोर्ट लेड हो, और इसकी सेंसिटाइजेशन जो है वो बड़ी हद तक पॉलिसी मेकर्स के अंदर मौजूद है। अब हमने एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करना है, रेमिटेंसेस बढ़ानी है, ताकि ये जो डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज है उनके ऊपर हमारा रिलायंस कम हो। वो रिलायंस कम होगा तो IMF से जान छूटेगी। एसओईज की प्राइवेटाइजेशन इसी की एक कड़ी है, हम समझ सकते हैं। चले जी, बातें तो होती रहेंगी, पहले 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास ओपनिंग साइड पे मार्केट एक अच्छे नंबर्स जनरेट करते हुए दिखाई दे रही है, 1,13,739.15 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,14,444.01, lower was 1,12,813.87 and finally closure 1,12,800.93 पे। हम देख सकते हैं लोअर साइड पे ही मार्केट ने अपना क्लोजर किया है। 938.22 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। आज के दिन हम कह सकते हैं कि वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे से ऑनवर्ड्स मार्केट के एक बूम करती हुई मार्केट थी, जो कि आज के दिन हम कह सकते हैं थोड़ा सा सम अप करती हुई दिखाई दी है। वीक थोड़ा सा फ्लैटेंड है, बट ये भी है कि मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल है वो इस वीक के अंदर वाज़ेह तौर पे दिखाई दिया है। डिटेल इसके हवाले से भी बात करेंगे। आज मेहताब साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते चलते हैं मार्केट की जो एक थोड़ी सी हम देख रहे हैं पॉजिटिव स्टैंस देखा गया, ये वीक बड़ा एक मुस्बत साबित हुआ, और साथ साथ मार्केट के अंदर अभी पोटेंशियल बहुत मौजूद है। रीजन के अंदर एक हम कह सकते हैं कि अभी तक बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। तो क्या कहेंगे मार्केट के हवाले से भी, और ख़ासकर जो कि इकॉनमी के नंबर्स हैं एक फुल स्विंग में दिखाई दे रहे हैं कि अब फाइनली हर चीज़ के ऊपर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है। तो मेहताब साहब, जो पॉलिसीज़ हैं ये कितना अफेक्ट कर रही है मार्केट को? देखिए, बुनियादी तौर पे इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन कम हुई, उसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट जो है वो खास से नीचे आए, तो लोगों के पास एक मौका है और एक एवेन्यू है कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी भी हैं कि अभी नेक्स्ट वीक जो है
जी। IMF की एक टेक्निकल टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी, और उसमें हमने जो रिक्वेस्ट की हुई थी एक क्लाइमेट फाइनेंस की, $1 बिलियन से ज़्यादा, 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स के दरमियान है ये, तो उस पर जो है वो उनकी बातचीत शुरू होगी। और एक IMF का रिव्यू मिशन भी अर्ली मार्च जो है वो पाकिस्तान में आ जी रहा है। जी तो जी। ये अगर ये रिव्यू कंप्लीट होता है इन टाइम, और ये RSF के जो 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स हैं, तो पाकिस्तान को ये तवक्को है कि हम बाय एंड ऑफ अप्रैल या अर्ली मई 2.5 बिलियन डॉलर्स के ये जो IMF की तरफ से सिर्फ आने हैं ये आ जाएंगे। तो उससे रिजर्व जो है वो मज़ीद बिल्डअप होंगे। इस कॉन्फिडेंस के नतीजे में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर अभी तो आपको जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादा Right. नज़र आ रहा है। अभी आप देखिएगा कि अगर ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसकी तरफ आप देखेंगे कि उसके अंदर उनके लिए अट्रैक्शन पैदा होगी। तो इसलिए अभी मैं कोई नंबर्स तो नहीं देना चाहता, लेकिन स्टॉक मार्केट अभी भी इससे ऊपर जो है वो जा सकती है, उसके अंदर पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है, और ऑफ कोर्स हम ये देखेंगे, क्योंकि वेट तो सभी कर रहे हैं कि इकोनॉमी के नंबर कब शूट करेंगे और ज़्यादा पर्क्स हम कब देखेंगे। वेल, थैंक यू सो मच मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस इकोनॉमी के हवाले से बातचीत हो रही है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम इकोनॉमी के फर्स्ट हाफ के हवाले से बात कर रहे थे कि ऑफ कोर्स जो ये 6 माह गुजरे हैं इसकी कारकर्दगी में बेहतरीन इजाफा देखा गया है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के हवाले से। ऑफ कोर्स जब हमने देखा कि कुछ इस्लाहात का एक पहला पैकेज तैयार किया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये देखा और बोर्ड की काबीना की मंजूरी हासिल करने के लिए ये तैयार कर लिया गया है, तो इसके अंदर यकीनन वो रिफॉर्म्स लाए जाएंगे जो कि ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान की SOEs के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और इन इस्लाहात का जिक्र पहले भी आपको याद होगा कि IMF ने भी किया था, और ये हमारे लिए एक कहते हैं ना कि कड़वे घूंट है, जिनको पीना ज़रूरी है, वो भी एक दवा का काम करते हैं। तो पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर ये भी एक रेमेडी का काम करेंगे, और आने वाले दिनों में हम यकीनन इसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। आज इसके हवाले से बात करेंगे, सब्स पाकिस्तान इकदाम के हवाले से बात करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये इनिशिएटिव जो कि एग्रो बेस्ड कंट्री को और हम कह सकते हैं एम्फेसाइज करते हुए दिखाई देगा। पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर बास्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन देनी होने जा रही हैं। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे, ज़राई निज़ाम कितना ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, इसकी तश्कील हो रही है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा पहले भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की एक्सपोर्ट्स में लास्ट ईयर भी इजाफा देखा गया था, और इस साल भी यही एक जो है वो हम कह सकते हैं मिशन है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़े, और साथ साथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जितनी बढ़ेगी या एग्रीकल्चर जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे हमारी जो रेगुलरली जो डिमांड है, जो इन हाउस डिमांड है, सफिशेंसी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आज इसके हवाले से ही बात करेंगे, और हम अपने रिजर्व्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं अगेन एक सरप्लस, एक हमारे पास रिजर्व्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। $15.94 बिलियन के रिजर्व्स हमारे पास अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किटी में मौजूद हैं, यानी कि अगर इसे बोला जाए तो 15 अरब 94 करोड़ 69 लाख रुपए जो है वो ये हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला में मौजूद हैं। और ये एक खुशाइन बात है कि काफ़ी अरसे बाद हमारे पास इम्पोर्ट बिल के 3 मंथ से ज़्यादा का एक क्वेश्चन है वो मौजूद है। डिटेल डिस्कशन करेंगे इन तमाम चीज़ों पर बात कर। कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं नदीम मौलवी साहब, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनको वेलकम करेंगे। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, एक कुछ रेगुलेटरी इस्लाहात हम विटनेस करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, खासकर वो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जिसके अंदर काफ़ी अरसे से बातचीत की जा रही थी, जिसमें रीसाइजिंग के हवाले से, रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, और कुछ ऐसे न्यू इनिशिएटिव्स जो कि आज से पहले नहीं हुए, जैसे डिजिटाइजेशन, और ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट करने जा रही हैं आने वाले दिनों में। कैसा लग रहा है ये रिफॉर्म्स की जो एक रेगुलेशन है?
देखिए हुकूमत की कामयाबी की अक्कासी स्टॉक मार्केट ऑलरेडी दिखा चुकी है और अब आम आवाम को भी पता लग रहा है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुकूमत ने की थी वो थी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया। और फिर दूसरे मरहले में हुकूमत ने किया कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि आम इंसान की ज़िंदगी को बेहतर करने के तरीके। अगर कॉस्ट ऑफ बिजनेस की हम बात करें तो हुकूमत ने 22% से 12% पे शरई सूद को ले आए, जिससे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो कम हो गई। जब कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम होती है तो जितने भी इदारे जो थे ज़ाहिर है बैंकों से पैसे लेके कारोबार कर रहे थे तो उनको फ़ायदा हुआ और अब आने वाले दिनों में उनकी बैलेंस शीट पे उनका इम्पैक्ट भी आएगा। और दूसरी जानिब जो नए कारोबार करना चाहते थे उनको भी हौसला अफजाई हुई और उन्होंने अब बैंकों से कर्जा लेके कारोबार की तरफ आने लगे। तो जब कारोबार जिस मुल्क में ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगा तो वो मुल्क की मईशत भी बेहतर होगी। दूसरी जानिब अब जो स्टेप उठाने हुकूमत जा रही है कि बिजली की कीमतों में कमी। देखिए बिजली की कीमतों में कमी अभी तक जो इस वक्त ख़बरों में मुख्तलिफ़ ख़बरों के ज़राए से पता लग रहा है 20% कमी होगी। 20% कमी का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में 20% आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान बिजली का बिल भरता है और अगर 20% कम बिल आएगा तो उस पैसे को वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा। जब वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल का मतलब ये है कि वो ख़रीद व फ़रोख्त यानी उसकी बाइंग पावर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जब आम इंसान की बाइंग पावर इम्प्रूव होती है तो वो चीज़ें ख़रीदता है। जब चीज़ें ख़रीदता है तो फिर उसके ऊपर से जो टैक्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि टैक्स उस दो सूरतों में होती है। एक जनाब, एक तो आपको पता है कि इंडस्ट्री में और सैलरीड हजरात है, कारोबारी हर कोई दे रहा होता है, और एक वो होता है जो मैं और आप चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं उन चीज़ों के ऊपर भी टैक्स होता है। तो अब आप देखें ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान चीज़ें ख़रीद रहा है और जब क़ुव्वत ख़रीद यानी कि बाइंग पावर आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में इन हाउस चीज़ें इस्तेमाल होगी तो टैक्स भी आपको बढ़ते हुए नज़र आएगा। तो ये हुकूमत की बहुत अच्छी इक़दामात हैं जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में आपके जो टैक्स की वसूली है वो भी बढ़ते हुए नज़र आएगी, लोगों की ज़िंदगियाँ भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगी, क्योंकि आपके पास बाइंग पावर इम्प्रूव हो जाएगा। सिर्फ 20% अभी तो अनाउंस किया है और उम्मीद ये कर रहे हैं आगे भी जाके बिजली की कीमतों में कमी होगी, मुख्तलिफ अशिया की चीज़ों में भी अगर कमी। नदीम साहब, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो अब समर सीजन आ रहा है और बिजली के कीमतों में या बिलों में जो कमी आएगी तो क्या वो इम्पैक्ट समर सीजन में आएगा, और खासकर जब बिल बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा? आप 20% बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का भी ये इनिशिएटिव है कि 20% तो कमी होनी ही चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर या उससे पहले हमने बहुत ज़्यादा एक मुश्किल वक्त भी देखा है। देखिए हुकूमत ने हमेशा से जिस वक्त से आई है उन्होंने कोई ऐसा जज्बाती फ़ैसला नहीं किया जिसकी वजह से रिवर्स बैक करना पड़े और जिसकी वजह से कारोबार पे इम्पैक्ट पड़े। आपने देखा पिछली कई हुकूमत जो होती थी वो एक दिन में फ़ैसला करती थी और फिर कुछ अरसे बाद रिवर्स बैक हो जाता। हम अगर डॉलर की बात करें पिछली हुकूमत में आपने देखा वो 200 से 250, 250 से 300, 300 से बात हो रही थी कि डॉलर नायाब हो जाएंगे। तो ऐसा कोई सिलसिला इस हुकूमत के दौरान हमने देखा नहीं। हमने ये देखा है कि डॉलर की स्टेबिलिटी भी रखी गई है और जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिए जा रहे हैं। मुश्किल हालात ज़ाहिर है हर दुनिया के हर जगह पे आए, मगर अब अगर हम इकनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छे रखेंगे तो फिर उस इकनॉमिक प्लान के तहत चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए नज़र आएगी। अगर हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, किसी ज़माने में 40% से ऊपर जा रही थी, तो 40% से ऊपर जाने की बजाय वो उसका जो स्पीड था महंगाई का वो रुक गया। अब लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जनाब कि चीज़ों की कीमतें कमी नहीं हुई। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि महंगाई को रोका गया है और उसकी सतह को जिस तेज़ी से वो ऊपर जा रही थी उस तेज़ी के रोकी गई है। अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होगा कि जब लोगों की बाइंग पावर आएगी तो फिर चीज़ें जो है वो महंगाई की तरफ नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए महंगाई और इन्फ्लेशन उस वक्त होता है जब इंसान के पास बाइंग पावर नहीं हो। या तो आप चीज़ों की कीमतें कम कर दें या कुछ ऐसे इकदाम कर दें जो तनख्वाह जो है जितनी भी मिल रही है
उस तनख्वाह के अंदर वो चीज़ें इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ देखें बड़ी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने बनाई। उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी क्या बनाई कि जनाब अगर चीज़ें रिड्यूस नहीं हो रही है तो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है ना अपग्रेड करने के लिए हम मैकेनिज्म बनाते हैं। अब मैकेनिज्म में क्या आ गया कि जनाब आपको कारोबार करने के मौके दिए जाएं, क्योंकि जितना लोग पाकिस्तान में कारोबार, पहले कारोबार नहीं कर सकता था इंसान, आदमी पैसे लेने जाता है 22%, तो अगर 10% भी प्रॉफिट रखता है तकरीबन 32% 35% पे कारोबार नहीं हो सकता था। मगर इसी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से आप देखिए ना, आज अगर 12% पे लेता है और 10% भी अपना मुनाफा रखता है तो 22% पे वो अपना कारोबार चला रहा होता है, जिसके अंदर उसका अपना ज़ाती कारोबार होता है। ये होती है, देखिए जिस मुल्क की अगर हम बात करें, चीन की, जापान की, तरक्की क्यों करते हैं? जब वहाँ के लोग कारोबार करना शुरू करते हैं। एक ज़माना था हमारे यहाँ सिर्फ नौकरियों के पीछे हम जाते थे और वजह यही थी कि कारोबार करने के मौके नहीं थे। इस हुकूमत ने दोनों तरफ देखिए काम किया। एक तो नौकरियां मजीद बढ़ जाती है, उसकी वजह क्या है कि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में लेके आए। पाकिस्तान में जितना कारोबार बढ़ेगा उतने जो है आप देखें बेरोजगारी कम होते हुए नजर आएगी। और कारोबार अगर पाकिस्तानी मिलके करते हैं बाहर वालों से, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हम कामयाब होते, बल्कि बाहर के ममालिक में भी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे नदीम हैं। साहब, रोजगार बढ़ेगा और खासकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यकीनन बिल्कुल सही फरमाया आपने। कमोडिटीज हमारे पास जो है वो एक अपडेट्स मौजूद हैं, वो देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी, सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस, लोकल मार्केट के नंबर्स आपके सामने हैं। 3,08,238 रुपीज। आज अगेन गोल्ड थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहा है। गोल्ड की पर तोला प्राइस जो है वो थोड़ी हायर साइड पे है। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,64,546 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट 1 आउंस 2,943.24 डॉलर। अच्छा, इंटरनेशनली भी आप देख रहे हैं ये इम्पैक्ट जो है वो तमाम हमारी लोकल मार्केट की इन्फ्लेशन की वजह से नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो है वो लोकल पे पास ऑन हुआ है। ऑयल WTI पर बैरल 71.85 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 75.85 डॉलर। आज की मार्केट में ऑयल प्राइसेस में थोड़ी सी कमी देखी गई है। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। नदीम साहब, गोल्ड एंड ऑयल प्राइसेस का स्टैंड आपने देखा, खासकर हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड शूट करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका रीजन लोकल मार्केट में प्राइस इंपैक्ट ले रहे हैं। आज की खबर में यानी कि 3 लाख से तजावुज कर गया है गोल्ड की पर तोला प्राइस, तो इट मींस कि यहाँ पे गोल्ड के अंदर ज्यादा एक अट्रैक्शन देखी जा रही है। क्या लग रहा है ये कब तक रहेगा इंटरनेशनली इम्पैक्ट? देखिए ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। एक, क्योंकि अगर गोल्ड की कीमत बढ़ती है, पाकिस्तान के पास अपने ज़ाती गोल्ड रिजर्व्स भी हैं, तो जाहिर है फिर उस गोल्ड रिजर्व्स की कीमत बढ़ रही है। दूसरी जानिब अगर आप ऑयल की बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में कमी की वजह से फिर आइंदा आने वाले दिनों में आप देखते हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आता है। अगर पेट्रोल की कीमत में कमी हो जाती है, बिजली की कीमत में कमी हो जाती है, शरई सूद में कमी आ जाती है, तो लोगों की तर्ज ज़िंदगी बेहतर होगी, कारोबार करने के ज़्यादा मौके मिलेंगे और हमारा कारोबार बेहतरी की तरफ जाएगा। क्योंकि हम वो मुल्क है जो कि हमेशा से अपने ज़्यादातर फॉरेन रेमिटेंसेस खर्च करते हैं ऑयल के ऊपर। तो जाहिर है जब ऑयल पे पाकिस्तान वैसे भी आप देखें बड़ा काम कर रहे हैं, रिजर्व्स को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सारे मैकेनिज़म्स जो हैं वो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगे। मगर क्या है कि आवाम की बेचैनी इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि पिछले कई सालों से आवाम ने ये देखा है कि जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो कुछ अरसे के लिए बनती है और फिर चले जाती है। मगर इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की स्टेबिलिटी अब आप देख लें, इंटरनेट पे आप चाहें तो चेक कर लें, 1 साल के अंदर आप देखें किस खूबसूरती के साथ जो है डॉलर को मेंटेन किया गया। हालांकि चाहते तो और मज़ीद भी नीचे ला सकते हैं डॉलर को, और शरई सूद को भी आप देखें ओवरनाइट नहीं किया गया, बड़ी प्लानिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से 12% शरई सूद पे ले आए। और उसके बावजूद कि आप देखें इंटरनेशनली आपको प्रेशर्स आते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होती है आपकी माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे दोनों को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है। आज IMF हमारे पास क्यों कंफर्टेबल होके आ रहा है, उसकी वजह यह कि IMF को भी पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो सही तर्ज पे चल रही है।
और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के जो जितने भी एनालिस्ट हैं, ब्लूम्सबर्ग हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी सही तर्ज पे चल रही है। अच्छा, इकॉनमी के सही तर्ज की दो बड़ी अहमियत है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि दुनिया भर में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बना रहे होते हैं वो देखते हैं कि जी मुल्क तरक्की कर रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर मुल्क के साथ साथ आवाम की तरक्की के ऊपर भी काम किया जा रहा है। क्योंकि बहुत से ममालिक आपने देखे होंगे कि मुल्क बहुत तरक्की कर चुका है, मगर उनके जो अवाम है आज भी नालों के अंदर, गटरों गरीब के नजर अंदर आती रह है। रहे बिल्कुल हैं। सही फरमाया नदीम साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल जो है वो एक जामे जो है पॉलिसी के हवाले से बात की है। मैं सब पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहती हूँ, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री को फाइनली हम ये देख रहे हैं कि अब ये इनिशिएटिव लिया जाएगा कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेगी। वो इनिशिएटिव, वो पॉलिसीज जो कि पहले कभी नहीं हुआ, अब होने जा रहा है। और खासकर जो हम कह सकते हैं ना कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड की गई। लास्ट वीक हमने देखा था कि हमने ऑलिव्स के हवाले से खबर दी थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नया इकदाम होने जा रहा है। इस तरीके से हम सेसमी सीड देखते हैं, यानी कि तिल जो है वो काले और सफ़ेद दोनों तिल के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट्स पे इजाफा देखा गया है। चाइना हमारा बहुत बड़ा बायर है। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि डेट्स के ऊपर काम हो रहा है, यानी खजूर जो है वो हमारी प्रोडक्शन उसकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो नदीम साहब, आने वाले दिनों में जो हमारी वीट प्रोडक्ट्स है और बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बात हो रही है, वैल्यू एडिशन, तो क्या लगता है आपको कि हमारी प्रोडक्शन तो है ही, लेकिन अब हम बाय प्रोडक्ट्स पर काम करने जा रहे हैं? जी देखिए, यही मैं अगेन कहूँगा कि हमने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है बहुत ही खूबसूरती के साथ एक गुलदस्ता बना रहे हैं, जिसे मैं कहता हूँ डाइवर्स तरीके से हम रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा मेजर चंक जो है वो ईडेबल ऑयल्स के इंपोर्ट के लिए होता है और हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस खर्च हो जाते हैं, हम सीड्स वगैरह ले रहे होते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जब एग्रीकल्चर ग्रोथ आएगी तो सनफ्लावर सीड्स हो गए, मुख्तलिफ आपने बताया कि मुख्तलिफ किस्म के जो आपकी जो यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ होंगे तो आपके एडिबल ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो आपकी इंपोर्ट कम हो जाएगी। आपका गंदम हमेशा से इंपोर्ट होता था, आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो चले जाते थे, पाकिस्तान के रिजर्व्स के ऊपर इम्पैक्ट आता था। आज अगर हम गंदम के अंदर हमारे यहाँ सरप्लस की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए सस्ता आटा होगा, बल्कि हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ के साथ साथ इस हुकूमत ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं, लोगों की तर्ज ज़िंदगी यानी बिजनेस के ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि बिजली की कीमतों में कमी आ रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू होगी। मगर एट दिस मोमेंट वी नीड टू फोकस कि हमारे जितने भी जो लोग हैं उनको एक्सपर्टीज़ की तरफ जाना चाहिए। यानी कि अगर हमारे किसान भाई हैं तो वो अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर काम करें। और दूसरी सबसे अहम बात, हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से आज एजुकेशन जो है गांव देहातों में भी बढ़ चुका है। हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ इस वजह से भी हो रही है कि इंटरनेट की दस्तयाबी की वजह से हमारे किसान भाई जो है उसका फ़ायदा उठाते हुए वो तालीम हासिल करते हैं कि अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ बिल्कुल, और एक इनोवेशन दिखाई दे रही है। वेल, थैंक यू सो मच नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काफ़ी इनोवेशन आ रही है और ऑफ कोर्स इसके ऊपर काम करना एक नीड ऑफ द आवर भी है। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन लाना हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देता है। फॉरेक्स रेट्स हमारे पास मौजूद है, आपसे शेयर करते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स है। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 293.43 के लेवल पर। आज की मार्केट के आप रेट्स देख रहे हैं और सेलिंग वाज 293.96। क्योंकि पाउंड बाइंग रही 353.91, सेलिंग वाज 354.54। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.35, सेलिंग वाज 279.85। चाइनीज ऑन बाइंग रही 38.75, सेलिंग वाज 38.82 रुपीज़। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.49 रुपीज़, सेलिंग वाज 74.63 रुपीज़। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.59, सेलिंग वाज 76.73। ओमानी रियाल बाइंग रही 720.75, सेलिंग वाज 722.25। एंड लास्टली कोयत दिनार बाइंग रही 906.33, सेलिंग वाज 907.96। ये थे फॉरेक्स एंड
रेट्स आज के करेंसी के आपके सामने। अच्छा, यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर एक वैरायटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की भी नज़र आ रही है, यानी कि वो न्यू इन्वेस्टर्स, वो न्यू बिजनेस कम्युनिटी जो कि यंगस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर अपना हिस्सा डालें और ख़ासकर एक छोटी छोटी चीज़ों से एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाया जाए। तो यही एक टारगेट भी है और यही एक विश भी है कि तमाम जो हमारी इंडस्ट्री है वो सर्वाइव करे। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।